नमस्कार। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में सोयाबीन बोई जाती है इसने वहाँ की कृषि को तबाह कर दिया, वहाँ की भूमि बंजर हो गई। आज हम इस कथन को थोड़ा समझेंगे, पर पूरा वीडियो देखे बिना आप किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुँचें। मैं सिर्फ इस वीडियो में खरपतवारों के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा। किसान भाइयों, 1990 से 95 के समय अमेरिका में जो खरपतवारनाशी इस्तेमाल हो रहे थे और बहुत ज़्यादा खरपतवारनाशी इस्तेमाल हो रहे थे, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ सोयाबीन कई बार डैमेज हो रही थी, खरपतवार प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो रहे थे, आगे जो नेक्स्ट सीजन में जो फसलें ले रहे थे उन पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ 1990 से 95 में बहुत ज़्यादा खरपतवारनाशी दवाओं का इस्तेमाल हो रहा था। और जो अमेरिका की 1990-95 में जो हालत थी, वो स्थिति आज इंडिया में बनने जा रही है। आप देख रहे हो, पिछले 2-3 साल में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हम दो बार खरपतवारनाशी दवाओं का खड़ी फसल में स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद में भी खरपतवार बहुत प्रभावी तरीके से कंट्रोल नहीं होते। तो जब अमेरिका में 1990-95 में ऐसे हालात थे, इतनी ज़्यादा खरपतवारनाशी दवाएं इस्तेमाल करने के बाद में, सोयाबीन खराब करने के बाद में, आगे वाली फसलों में भी नुकसान होने के बाद में, उन्होंने ये सोचा, ये प्लान किया कि हम सोयाबीन में जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन लाएँ। और वहाँ के वैज्ञानिकों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन तैयार की। जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन में मोटा मोटा आप यूँ समझें कि उन लोगों ने सोयाबीन की ऐसी किस्म विकसित की जिस पे ग्लाइफोसेट का कोई असर नहीं होता। और सोयाबीन में यदि आप ग्लाइफोसेट, जो मार्केट में अपने यहाँ मीरा 71 के नाम से मिलता है, जो आप मेड़ों के ऊपर करते हो, जो पूरा चारा ख़त्म कर देती है, तो वहाँ सोयाबीन की फसल में ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया जाता है और सोयाबीन के अलावा सभी खरपतवार मर जाते हैं। और ये काम उन्होंने 1996-97 में किया। किसान बड़े खुश थे कि सोयाबीन में आप जब मर्जी पड़े तब ग्लाइफोसेट का स्प्रे करो, कंप्लीट आपके खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे। आपको प्री इमरजेंसी यानी बुआई के तुरंत बाद वाली खरपतवारनाशी का भी स्प्रे नहीं करना। ऐसा कोई खरपतवार नहीं होता था कि जो ग्लाइफोसेट से ख़त्म नहीं हो। ग्लाइफोसेट या राउंडअप रेडी जो सोयाबीन है वो मोनसेंटो कंपनी वाले आई, और वहाँ ग्लाइफोसेट रेडी या राउंडअप रेडी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन थी, इसका वहाँ की जनता ने खूब विरोध भी किया। विरोध करने की वजह ये थी कि जनता का ये मानना था कि आपने सोयाबीन का जो ओरिजिनल पौधा है उसके जीन में आपने छेड़छाड़ की है, ये ठीक नहीं है, ये आगे इसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। दूसरा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन थी उसमें ग्लाइफोसेट ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला था, तो उस समय उनके यहाँ डर था कि इस ग्लाइफोसेट से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। और अभी कई स्टडी से ये प्रूव भी हो गया है कि ग्लाइफोसेट से कैंसर होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध के बाद में वहाँ 1996-97 में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है जिसमें ग्लाइफोसेट स्प्रे किया जा सकता था, उसकी अनुमति दे दी गई। वहाँ 1996-97 से लेके आज तक वो सोयाबीन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है वो उगाई जाती है। उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस किए। जब 1996-97 में उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन उगाना स्टार्ट किया, तब बहुत अच्छा था शुरू के 10 सालों में, यानी 96-97 से लेके लगभग 2006 तक उन वहाँ के किसानों को बड़ा आनंद आ रहा था। आनंद आएगा भी, कभी भी स्प्रे करो, कोई भी खरपतवार नहीं बचेगा। और ओवरऑल पेस्टिसाइड का लोड कम हो गया, यानी सिर्फ ग्लाइफोसेट से कंट्रोल हो रहा था, एकल्ला ग्लाइफोसेट लग रहा था, बाकी खरपतवारनाशी नहीं लग रहे थे। तो जो शुरू के 10 साल थे उनमें पेस्टिसाइड का लोड कम हो गया। लेकिन जब 1996-97 से लेकर 2006 के बाद में उनकी प्रॉब्लम में स्टार्ट हो गई। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन में भी हुआ क्या कि अब 2006 के बाद में धीरे धीरे ये देखने को मिला कि जो ग्लाइफोसेट है उससे भी पूरी तरह से खरपतवार ख़त्म नहीं हो रहे थे, और धीरे धीरे कुछ खरपतवारों में प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस आ गई और वो ग्लाइफोसेट से ख़त्म नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने कुछ और मॉडिफिकेशन किए, लेकिन आज वो इस लेवल पे हैं कि दर्जनों ऐसे खरपतवार हैं जो ग्लाइफोसेट से ख़त्म नहीं हो रहे। मतलब जो अमेरिका ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन जिसमें ग्लाइफोसेट स्प्रे किया जा सकता था, उसका इस्तेमाल अभी तक किया है और वो उससे भी ऊब चुके हैं। वहाँ आज ऐसी खरपतवारों की रेस तैयार हो गई है जो उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहे। तो उनके 2 कंक्लूजन निकल के आए हैं, और वो ये हैं कि उन्होंने ये प्लान किया है कि ये
हमें कंटिन्यूस सोयाबीन 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 नहीं करना है, यानी सोयाबीन को ब्रेक देना है। और दूसरा, उनका पिछले 25-30 साल का ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस जो सोयाबीन थी, राउंडअप रेडी सोयाबीन थी, उसकी दूसरी उनकी फाइटिंग ये थी कि हम सिर्फ और सिर्फ खरपतवार नाशी दवाओं पे निर्भर नहीं रह सकते। ये दो बड़ी फाइटिंग थी, यानी एक कंटिन्यू सोयाबीन नहीं करना है और एक सिर्फ और सिर्फ खरपतवार नाशी दवाओं पे हमें निर्भर नहीं रहना। आज इंडिया उसी स्टेज पे है जब अमेरिका 1990 के दशक में शुरुआत में था, कि बहुत ज़्यादा खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है और खरपतवार भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं होते हैं। और कई स्टडी में ये सामने आया है कि बारिश के बाद में खरपतवार सोयाबीन में बड़ा चैलेंज है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है कि हम अमेरिका वाले रास्ते पे चलें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम 25-30 साल की जो अमेरिका की जो गलती कहें या जो उनका अनुभव कहें, उसका फ़ायदा लेते हुए अभी भी सिर्फ और सिर्फ खरपतवार नाशी दवाओं पे डिपेंडेंसी नहीं रखें, क्योंकि खरपतवार नाशी दवाओं से परमानेंट खरपतवारों का सॉल्यूशन न आज है, न कल है, न परसों होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम वो कर सकते हैं जो अमेरिका की फाइंडिंग थी कि हम कंटिन्यूस सोयाबीन नहीं उगाएं, कभी कभी हम ब्रेक दें, चाहे हम सोयाबीन की जगह दूसरी फसल लें, या हमारी ज़मीनों में कार्बनिक पदार्थ कम हो रहा है, कभी कभी हम उसमें हरी खाद सनी ढेंचा लगाएं, और वो भी नहीं कर सकें तो एटलीस्ट हम हमारी ज़मीन को पड़ती छोड़ दें। लेकिन कंटिन्यूस सोयाबीन करना ठीक नहीं है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ खरपतवार नाशी दवाओं पे डिपेंडेंसी बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके लिए जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जो अमेरिका की फाइंडिंग है, उनकी जो अनुभव की जो सीख है कि आप खरपतवार नाशी दवाओं पे सिर्फ निर्भर ना रहें, जो भी खरपतवारों को कंट्रोल करने के बाकी तरीके हैं उनको भी अपनाएं। जैसे गर्मियों में हम गहरी जुताई करें, हमें कुदरत मौका देती है तो हम कल्पनी, कुल्पा, डोरा चलाएं, और हम एज ए लास्ट हथियार के रूप में हम खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन बुरी फसल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ज़मीनें बंजर कर देगी या बर्बाद कर देगी, ये एक अच्छी फसल है। लेकिन हम इसके साथ कैसे पेश आते हैं, इस चीज़ पे निर्भर करता है कि हम सोयाबीन को कितने दिन चला पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।